चलिए, आज विद्यार्थी लोग एसएससी बैंक रेलवे की परीक्षा तो अब जरूर देंगे। आईएससी बीएससी कर क्यों रहे हैं? नौकरी के लिए। और हम लोग ये भी हम जानते हैं कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद सब लोग कंपटीशन देते हैं। कंपटीशन में हर विषय से बातें पूछी जाती है, यानी जनरल नॉलेज की ज्ञान पूछा जाता है। तो जनरल नॉलेज के संबंध में आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण जीएस जनरल साइंस का अध्ययन करेंगे, जो आप सुन करके ये अंदाज लगाइएगा कि आपके द्वारा की गई इस टॉपिक पर बात और जो हम बोले हैं कितना फर्क होता है, और आपको इससे लाभ है तो जरूर देखना नहीं भूले। जैसे आज का टॉपिक है हरित गृह प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट। लिखेंगे हम लोग हरित गृह प्रभाव, अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, यहां दे दीजिए ग्रीन हाउस EFFECT इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव। इसे हम हरित घर प्रभाव भी कह सकते हैं। अब हम लोग समझें इसके बारे में डिटेल से। हरित गृह प्रभाव क्या है? जैसे हरित गृह माने हरा घर और उससे उत्पन्न प्रभाव हरित गृह प्रभाव हुआ। जैसे ग्रीन घर, ग्रीन हाउस जो है, हरा घर के शीशे हरे रंग के लगे होते हैं। अब उनसे यह गुण होता है उसमें कि सूर्य के प्रकाश को तो आने देगा, लेकिन उसे उष्मा जाने नहीं देता। सूर्य के प्रकाश को आने देगा हरा घर के शीशे, लेकिन उष्मा को बाहर निकलने नहीं देगा। जैसे धूप में खड़ी कार गर्म हो जाती है अंदर अंदर, उसीलिए इसका नाम रखा गया हरित गृह प्रभाव। लंबा चौड़ा कोई इसमें अर्थ नहीं है। जाड़े की ऋतु में कुछ पौधों को हीट कम मिल पाता है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के द्वारा ही उसको हम उगाते हैं। जैसे कवक का उत्पादन की हीट को चाहिए, तो उसमें हरे रंग का शीशा या हरे रंग का कोई चदरा वगैरह डाल दिया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश को आने तो देते हैं लेकिन जाने नहीं देते, यानी उष्मा को बनाए रखते हैं। प्रकाश आता है लेकिन उष्मा को बांध लेते हैं। यह हरित गृह प्रभाव हुआ। अब बात यह है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है यह खास करके उत्पन्न होता है कार्बन डाइऑक्साइड, आपको मीथेन गैस CH4 देखते जाइए, N2O नाइट्रस ऑक्साइड और CFC कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो है प्रशीतक फ्रिज कूलर से, कूलर नहीं फ्रिज से निकलता है, रेफ्रिजरेटर से निकलता है, अमोनिया गैस के ट्रांसफर से बनता है। N2O CH4 से बायोगैस से निकलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड डीजल पेट्रोल, चिमनी भट्ठे, इंडस्ट्री फैक्ट्री से निकला करते हैं। ये भी ध्यान रखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड इन हरित गृह प्रभाव के सभी गैसों में सबसे मुख्य है। यह प्रतिवर्ष ये भी एक आंकड़ा है कि 120 टन तक निकलती है वायुमंडल में। कार्बन मोनोऑक्साइड 107 से 8 टन तक। बताइए कि सब गैस इतनी वजन में निकल रहे हैं तो हमारे वायुमंडल को क्या करते हैं? भारी प्रदूषित। अब एक गुण है इसका, अब आगे आते हैं, समझ गए? आप समझिए, कार्बन डाइऑक्साइड इंफ्रारेड यानी इंफ्रारेड औरक्त किरणों को सोखती है। कार्बन डाइऑक्साइड औरक्त किरणों को सोखती है, देखिए सोख रहा है, और जिसके कारण से ये ताप को कंट्रोल करके रखते हैं धरती पर कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए इंफ्रारेड पराबैंगनी किरणों को तो ओजोन परत सोख लेता है, और इंफ्रारेड काफी हीट बढ़ाने वाले हैं, और यह हीट को कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है। और नहीं सोखेगा तो इतनी जल्दी हीट बढ़ाएगा कि ज्यादा पृथ्वी को पूरा धरातल को तप्त कर देगा। लेकिन ओजोन परत सोखता है अल्ट्रावायलेट किरणों को, पराबैंगनी को, जो त्वचा को नष्ट करने की क्षमता जीवों, जंतुओं, वनस्पतियों में रखते हैं। लेकिन यह जो है कार्बन डाइऑक्साइड सोख लिया। इसी प्रकार से सभी गैस ये जो चारों है वो सूर्य से आने वाली जो विकिरण है, किरणें हैं, उनको यह क्या करता है कि इनमें से अधिकांश ये सोखता है और सोख करके पृथ्वी के ताप को नियत बना के रखता है। तो ये सब जो है वायुमंडल में जो घेरा लगा दिए, तो सूर्य से आने वाली किरणें 25% धूल और बादल से परावर्तित हो जाती है। 25% इन गैसों द्वारा सोख ली जाती है। 25% ही सोखेगा सूर्य की किरणें, और 25% धूल धुआं से वाष्पित हो गया, परावर्तित हो गया। अब जो बच गया आधा, उसका आधा धरातल को 25% ऊर्जा
यानी उष्मा के रूप में मिलती है सूर्य वाला, और ये 25% गैस देता है। टोटल हो गया आपको 50%। फिर इसका विकिरण निकलेगा, कल फिर सोखेगा तो हो जाएगा 75%। ऐसे करते करते हीट बढ़ने लगते हैं, इसी को कहते हैं हरितगृह प्रभाव, उष्मा बढ़ने लगते हैं। अब इससे क्या होता है कि हरितगृह प्रभाव हो गया, और लेकिन एक बात और है कि अगर ये उष्मा को संरक्षित ना करे तो धरातल का औसत तापमान 15 डिग्री सी से घटकर हो जाएगा -18 डिग्री सी, जो बर्फ जम जाएगा। इससे रोकता है ही ये सब गैस में, खास करके कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके बाद आगे है कि कभी कभी ये सब गैस के ज्यादा हीट बढ़ जाने से जलवायु में असामान्य परिवर्तन होते हैं। लहर, जेठ बैसाख के दिनों में बरसात होना, बरसात के दिनों में लहर चलना, बरसात के दिनों में आपको तौना ज्यादा, ये सब जलवायु के असामान्य परिवर्तन कभी भी हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं एल नीनो प्रभाव। एल नीनो प्रभाव, एल नीनो प्रभाव के नाम से इसको जानते हैं। जलवायु में असामान्य परिवर्तन, कभी भी कोई मौसम में कोई जलवायु नया नया आ जाता है, इसको हम कहते हैं एल नीनो प्रभाव। ये भी याद रखिए। अब इसके बाद आपको आगे आते हैं कि ये जो गैस है, यह कहने का अर्थ यह है कि वायुमंडल में ये गैस को रोकते हैं। कभी कभी पूरे विश्व में अगर इस आंकड़ा को देखा जाए तो ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जाना जाएगा, यानी हरितगृह प्रभाव के अलावा ग्लोबल वार्मिंग। अगर विश्व लेवल पर इसी गर्मी को जो धरातल के पास बढ़ती रहती है इसी गैस के कारण, तो विश्व लेवल पर यदि हम इसको आंकड़ा निकालें तो इसी को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के नाम से आती है। वैश्विक उष्णता या वायुमंडलीय तापन, इसका नाम है वायुमंडलीय तापन या वैश्विक उष्णता या ग्लोबल वार्मिंग। वैश्विक उष्णता माने विश्व भर में गर्मी फैल जाना। इससे क्या होगा कि हम जानते हैं कि मीठे पानी का 98% बर्फ पहाड़ की चोटियों पर जमा है, क्योंकि हाइट बढ़ने से हर 300 फीट पर 1 डिग्री सी का टेम्परेचर घटता है, और बर्फों की चोटी पर जाते जाते ग्लेशियर है और उसका टोपी की तरह चट्टान बन जाता है बर्फों का। और हम ये भी आंकड़ा से पता चला है कि अभी फिलहाल में 0.6 डिग्री सी ताप बढ़ चुके हैं, लेकिन 2050 तक आंकड़ा है कि यह ताप बढ़कर 1.5 डिग्री सी से 4.5 डिग्री सी तक बढ़ जाएगा, 1.5 से 4.5 डिग्री सी। तो ये ग्लेशियर पिघल जाएंगे ग्लोबल वार्मिंग में। अब पिघल जाने से समुद्र तटवर्ती है जितने भी विश्व में शहर हैं, कोलकाता है भारत में, मुंबई है, कोचीन है, चेन्नई है, या आपको बांग्लादेश भी है, या बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके बहुत महत्वपूर्ण शहर हैं समुद्र के किनारे है, समुद्र में जलमग्न हो जाएंगे। तो इस प्रकार से इसमें सब आंकड़ा है। तो यह है कि इस प्रकार से इसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, विश्व भर में गर्मी फैल जाना। तो ये बात है यहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड इसके मुख्य हरितगृह प्रभाव का मुख्य गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जो इसके अलावा 3 गैस और सहयोग कर देते हैं। तो ये तीनों मिला करके और इस प्रकार से सूर्य के प्रकाश को आने तो देते हैं लेकिन उष्मा को जाने नहीं देते, तो हरितगृह प्रभाव कहलाया। जो हरे घर के शीशे के समान, हरे घर के शीशे के समान प्रकाश तो आता है, उष्मा को जाने नहीं देते, इसीलिए इसे हरितगृह प्रभाव कहा गया है। कोई भारी अर्थ नहीं है इसका। तो इस तरह से ये आपको ग्लोबल वार्मिंग, इसी को हम विश्व लेवल पर बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग हुआ। और उसमें आप समझिएगा कि किस तरह से हमारा जो है ये दर बढ़ रहा है रात दिन, और बढ़ते बढ़ते जलमग्न की स्थिति को ला रहा है। उपाय क्या रहेगा? पेड़ लगाइए, वृक्षारोपण करिए, जनसंख्या कम करिए, और फैक्ट्री इंडस्ट्री को धुआं की जगह पर इलेक्ट्रिक से चलाइए, या गाड़ी मोटर को सोलर ऊर्जा सीएनजी गैस, एलपीजी गैस से चलाइए, या फिर फैक्ट्री इंडस्ट्री को कम करके और उसको बदल देना है किसमें? इलेक्ट्रिक से चलने वाला में। वृक्षारोपण किया जाए ताकि कार्बन डाइऑक्साइड को सोख सके और उचित मात्रा में ये ताप का बैलेंस बना रहे, न ज्यादा हो ना कम हो। कम होना भी खतरनाक है, ताप का घट जाना भी बर्फ कर देगा, और ज्यादा ताप का बढ़ जाना भी खतरनाक है, ग्लोबल वार्मिंग कर देगा। अब आप इसमें कितने बात हो गए? 20, 25, 30। यदि आप ऐसा बात नहीं जानते हो तो जानिए, और फिर हम अगले वीडियो के साथ मिलेंगे। यह हरितगृह प्रभाव।